हाँ, तो फैट को अगर आपको ये करना है तो पहले फैट को ब्रेक करना होगा हमें, किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक करना होगा। बात समझ में आ रही है? फैट को अपन किस में ब्रेक करना होगा? सिंपल मॉलिक्यूल। तो देखो अभी जो एम्फीबॉलिक पाथवे अपन देख रहे हैं, तो सबके लिए पहले ये बात तो आप हमेशा याद रखोगे एम्फीबॉलिज्म में कि एम्फीबॉलिक पाथवे रेस्पिरेशन का क्या होता है, जहां पे दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व है आपका। पहला क्या है आपका? कैटाबोलिज्म, दूसरा आपका एनाबोलिज्म। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को मिला के अपन क्या बोलते हैं? एम्फीबॉलिक पाथवे। तो रेस्पिरेशन कैसा पाथवे है? एम्फीबॉलिक। अब ये भी आपने देखा था रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कि बहुत सारे टाइप के क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, तो वैसे रेस्पिरेशन को क्या बोला था हमने? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तो उसको क्या बोला था हमने? तो टाइप का रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा था? फ्लोटिंग एंड, इसको क्या बोलेंगे अपन जब कार्बोहाइड्रेट फैट होगा? तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे, है ना। और जब प्रोटीन को अगर अपन यूज करते हैं एज अ सबस्ट्रेट तो क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक। क्या इतनी जल्दी मेमोरी चली जाती है? नीट में तो बुरा हाल होगा, है ना। तो देखो वही बोल रहा है कि कोई भी आपका ग्लूकोज हो या कोई भी दूसरे शुगर हो, है ना, सबसे पहले आपका जो भी दूसरे फॉर्म में होगा, हमेशा जो रेस्पिरेशन में एंटर करेगा किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो आपके जो भी बाकी आपको दिखाई देंगे, है ना, फ्रक्टोज हो या दूसरे टाइप्स ऑफ शुगर हो, सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेना किस में? हमें ग्लूकोज में, क्योंकि यही आपका क्या होता है? फेवर्ड सबस्ट्रेट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसीलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सबको हम चेंज कर लेते हैं किस में? ग्लूकोज में। कब? बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे देखो अगला पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, फैट्स वुड नीड टू बी, जैसे कि दूसरे सबस्ट्रेट है आपका, फैट है, प्रोटीन है ना, तो इन सबको आपको अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में एंटर करवाना है तो पहले इनको ब्रेक डाउन कर लेना होगा दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तब वह फॉर्म एंटर करेगा किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फैट्स वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, एंड यह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड एंटर करेगा किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। दूसरा, इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड, they would first be degraded into acetyl coenzyme A, enter the pathway। अब देखो ये दो फॉर्म में आपने बांट दिया फैट को, एक फैटी एसिड्स और दूसरा कौन सा आपका? ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड को भी फिर से हम तोड़ लेते हैं किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम A में। और यह एसिटाइल कोएंजाइम आपको याद है ग्लाइकोलिसिस में भी आपका क्या बन रहा था? ग्लाइकोलिसिस के बाद जो लिंक रिएक्शन था उसमें भी क्या बन रहा था? एसिटाइल कोएंजाइम। वह एसिटाइल कोएंजाइम ये भी जाएगा और उसके बाद किस में एंटर कर जाएगा? क्रैब्स साइकिल में। ठीक है, दूसरा देखो, ग्लिसरॉल अगर होगा, अगर फैटी एसिड है तो इसको किसमें ब्रेक करना होगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और अगर ग्लिसरॉल होगा, ये एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू पीजीएल। ठीक है, तो फैट को हम पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं इसमें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में। और अगर ग्लिसरॉल के अंदर जाना है तो उसको हमें ब्रेक डाउन कर लेना होगा किसमें? पीजीएल में। और अगर फैटी एसिड को एंटर करना है साइकिल में तो किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम। तब जाके साइकिल का पार्ट बन सकता है। ठीक है, आगे देखो अगला सबस्ट्रेट कौन हो सकता है आपका? प्रोटीन, है ना। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेज। जो एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीएजेज, है ना। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेज एंड द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स आफ्टर डीअमाइनेशन डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर वुड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। मतलब प्रोटीन क्या करेगा? तीन जगह पे साइकिल को एंटर कर सकता है। एक तो सीधे किसको ज्वाइन कर सकता है? क्रैब साइकिल को। या तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? पायरुवेट। या किस फॉर्म में ज्वाइन कर सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम, है ना। अगर पायरुवेट के फॉर्म में जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? पहले लिंक रिएक्शन। एसिटाइल के फॉर्म में जाएगा तो कहाँ जाएगा? सीधे क्रैब साइकिल, है ना। इस तरह से प्रोटीन आपका, और प्रोटीन को जब भी आप ब्रेक करोगे तो किस फॉर्म में होगा? वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, चलो आगे देखो, सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स breakdown of substrate, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process। रेस्पिरेशन में मेनली हम ब्रेक डाउन करते हैं, तभी उससे क्या निकलता है? आपको एनर्जी। तो ट्रेडिशनली पहले इसको कैसा प्रोसेस माना जाता था? कैटाबॉलिक, है ना। और रेस्पिरेटरी पाथवे को भी पहले कैसा बोला जाता था? कैटाबॉलिक। फैटी एसिड्स वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म needs to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it। आपको बताया था। देखो
अगर फैटी एसिड्स को एंटर करना है किसके अंदर, साइकिल के अंदर, है ना, तो फैटी एसिड्स को पहले आपको ब्रेक डाउन करना होगा किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, और यह पार्ट बन जाएगा किसका, आपका रेस्पिरेटरी साइकिल, ठीक है। लेकिन लेकिन देखो, हमने फैटी एसिड को ब्रेक किया और इसे बना लिया क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। लेकिन मान लो कि अब यह एसिटाइल कोएंजाइम प्रिफरेबली किस में जाना चाहिए, साइकिल में आगे जाना चाहिए, लेकिन हमारे बॉडी को बीच में ही अब जरूरत होगी किसकी, फैटी एसिड की। यह एसिटाइल कोएंजाइम फिर से साइकिल से निकल के क्या बना लेगा, फैटी एसिड। तो पहले तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज कैटाबोलिज्म, लेकिन हमारे बॉडी को बीच में ही जरूरत होगी, तो अब क्या कर लिया इसने, एनाबोलिज्म। इसीलिए आप देखोगे इस प्रोसेस में कैटाबोलिज्म भी और एनाबोलिज्म भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एम्फीबॉलिक पाथवे, ठीक है। आगे देखो, हाँ, hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein to respiratory intermediates from the form the link, है ना, यहाँ इसी तरह प्रोटीन में भी होगा आपका, प्रोटीन टूट के क्या बना है, अमाइनो एसिड्स, या अमाइनो एसिड्स आगे आपका किस में एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी साइकिल में, है ना। लेकिन अगर जरूरत पड़ गया हमारे बॉडी को किसकी, प्रोटीन को, ये फिर से सिंथेसाइज कर लेगा किसको, प्रोटीन को, कौन, अमाइनो एसिड। यहाँ पे आप देख रहे हो एनाबोलिज्म भी और कैटाबोलिज्म भी है, ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे अपन एम्फीबोलिज्म, है ना। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबोलिज्म एंड सिंथेसिस इज एनाबोलिज्म। Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than as a catalytic, ठीक है। ये देखो आप, ये पूरा आपका दिया है, कितने सबस्ट्रेट हो सकते हैं, दिख रहा है आपको, है ना। तो कौन कौन सबस्ट्रेट हो सकते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, यही हो सकते हैं सब, है ना। अब आप देखो क्या है, तीन आपके एंटर कर सकते हैं किसमें, साइकिल में, रेस्पिरेशन में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो, सिंपल शुगर्स में। तो ये वाला तो हमने प्रोसेस देखा है, किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, सिंपल शुगर्स, मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। ग्लूकोज से क्या बन गया आपका, ग्लूकोज, ये एरो एरो यह दिखा रहा है कि बीच में और भी बनते हैं, आपने देखा है। फाइनली क्या बनेगा इससे आपका, जल्दी बताओ, पायरुवेट। फाइनली क्या बनेगा, पायरुवेट, वही बनेगा ना, ठीक है। तो ये बीच का प्रोसेस आपका ये पूरा किसका दिखा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा क्या दिखा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या बन गया, पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड से क्या बनता है आपका, एसिटाइल कोएंजाइम में, ये कहाँ चला गया, क्रैब्स साइकिल में, यहाँ पे CO2 बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा, और क्या आएगा, एनर्जी। यही होता है ना, ग्लूकोज टूटता है तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यह तो सीधा वाला प्रोसेस हो गया आपका, कौन सा, ग्लूकोज वाला, जो हमने पूरा ग्लाइकोलाइसिस से लेके लिंक रिएक्शन क्रैब्स साइकिल, है ना। अब एक कब का आपका साइकिल हो गया, जब हम किसको ले रहे हैं, ग्लूकोज को जब ले रहे हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन उसके अलावा दूसरे भी तो हो सकते हैं ना। तो मान लो आप किसको ले लेते हैं, पहले प्रोटीन को, किसको ले लेते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन भी एज इट इज साइकिल में एंटर नहीं कर सकता है ना। तो देखो प्रोटीन पहले टूट गया किसमें, अमाइनो एसिड्स। अब देखते जाओ आप, यह अमाइनो एसिड सीधे सीधे किस लेवल पे एंटर कर रहा है, सीधे कहाँ आ गया, क्रैब्स साइकिल में। सीधे कहाँ एंटर कर गया, क्रैब्स साइकिल। तीन तरीके से प्रोटीन एंटर कर सकता है, पहले ही बता दिया। या तो डायरेक्टली है, अमाइनो एसिड कहाँ एंटर कर गया, क्रैब्स साइकिल में, या तो एक एरो यहाँ पे जा रहा है किसमें, पायरुविक एसिड, या तो किस फॉर्म में, एसिटाइल कोएंजाइम। तो तीन फॉर्म में रेस्पिरेशन का पार्ट हो सकता है, कौन आपका, प्रोटीन, ठीक है। पहले तो प्रोटीन को तोड़ दिया हमने किसमें, अमाइनो एसिड। अब वो अमाइनो एसिड या तो डायरेक्टली कहाँ एंटर करेगा, क्रैब्स साइकिल, या तो किस फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में, या तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड, और आपका रेस्पिरेशन करवाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी हमें जरूरत हो गया तो ये बैक कर जाएगा। देखो आप यहाँ पे आ गया, अभी इधर आ रहा है, लेकिन अब हमें जरूरत पड़ गया किसका, अमाइनो एसिड का। देखो ये फिर से वापस लौट गया कि नहीं, एनाबोलिज्म करके क्या बना दिया, अमाइनो एसिड। यहाँ से भी देखो वापस लौट गया, क्या बना दिया, अमाइनो एसिड। यहाँ से भी वापस लौट गया आपका कहाँ पे, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से, और क्या बना दिया, अमाइनो। तो ऊपर जो जा रहा है आपका एरो क्या दिखा रहा है, एनाबोलिज्म, और नीचे दिखा रहा है कैटाबोलिज्म। क्लियर है। तीसरा कौन सा हो सकता है रेस्पिरेटरी सब्जेक्ट, फैट में भी सेम। देखो आप, फैट पहले टूट गया किसमें, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब एक एक करके दोनों का लेना होगा आपको, है ना। एक बार किसका लेते हैं, फैटी एसिड्स का, एक बार ग्लिसरॉल का, ठीक है। अब देखो फैटी एसिड की बात करोगे
तो फैटी एसिड नीचे आया नीचे आया नीचे आया, इसका क्या हो गया? कैटाबोलिज्म। इसका क्या हो गया? कैटाबोलिज्म, मतलब इसका बीटा ऑक्सीडेशन करवाया हमने। फैटी एसिड का क्या करवाना होता है हमें? बीटा ऑक्सीडेशन। जैसे ही करवाया, ये बीटा ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एंटर कर गया आपका रेस्पिरेटरी क्रेब्स साइकिल में। क्लियर है? उसके बाद देखो, अगर जरूरत पड़ गया हमें, ठीक है, बॉडी में, कि फिर से हमें क्या बनाना है? फैटी एसिड्स, या एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में ना जाके तुरंत यहीं से वापस हो जाएगा और क्या बना देगा? फैटी एसिड्स। क्लियर है? इसी तरह दूसरी किसकी बात करें? ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल आया है, किस में कन्वर्ट हो गया पहले? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? याद है ना ये वाला? तो किसका आ गया? ग्लाइकोलाइसिस वाला साइकिल आ गया है ना। हाँ, एक ग्लाइकोलाइसिस वाला साइकिल आ गया, याद है ना। तो यह ग्लिसरॉल कहाँ एंटर कर गया? ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। क्या बना लिया? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें इससे किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरॉल। हाँ, और उसके बाद कहाँ क्या बना लिया? फाइनली पायरुविक एसिड। लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो हो सकता है आपका ये यहीं से आपका रिटर्न कर जाए। कहाँ से? यहाँ से रिटर्न करके फिर से क्या बना ले? क्लियर है? आप देख रहे हो यहाँ पे कैटाबोलिज्म भी और एनाबोलिज्म भी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लियर है? ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म रीसिंथेसिस। पक्की बात है, ऑक्सीडेटिव भी बोलेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फूड का क्या करते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है क्या आपका? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल, है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस को अपन क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेटिव एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म रीसिंथेसिस, बिकॉज इट लिंक्स विथ एनाबोलिज्म ऑफ फैट्स एंड अमाइनो एसिड्स, है कि नहीं। आगे देखो, एन इंटरमीडिएट पीजीएल इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, later forms fats or lipid. PG is used for synthesis of serine, glycine, cysteine, alanine forms pyruvate. ये बता रहा है आपको कि क्या क्या इस सब का यूज करके हम प्रोडक्ट वापस बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, रीसिंथेसाइज। ठीक है, आगे देखो, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कॉमन मीटिंग पॉइंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब देखो, तीनों बना रहा है क्या आपका? एसिटाइल कोएंजाइम। प्रोटीन भी एक टाइम पे क्या बनाया था? एसिटाइल कोएंजाइम। आपने देखा कि फैट भी क्या बनाया था एक टाइम पे? एसिटाइल कोएंजाइम। और कार्बोहाइड्रेट भी एक टाइम पे क्या बनाता है? एसिटाइल। बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, एम्फीबोलिज्म ऑफ क्रेब्स साइकिल यही बता रहा है कि जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ये है, ये देखो, एक तो ब्रेक डाउन होकर बना था आपका एसिटाइल कोएंजाइम है ना। उसके बाद सिंथेसाइज भी कर सकता है, मतलब ये एनाबोलिज्म भी कर सकता है किसका? फैटी एसिड एंड गिबरेलिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम है, याद है ना, ये क्या बना सकता है आपका? क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम्स। OAN अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये क्या बना सकता है? सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। OA क्या बना सकता है? सिंथेसिस ऑफ अल्कालॉइड्स। मतलब यह बता रहा है कि क्रेब साइकिल में जो चीज़ टूट रहा है वो बहुत सारी चीज़ों का रीसिंथेसिस भी करता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का एनाबोलिज्म भी करता है। ठीक है, अगला कौन सा आपका? एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। जब एरोबिक खत्म हो गया आपका, तब किसको देख रहे हैं अपन? एनएरोबिक को। इसी को अपन क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और जानते हो दो टाइप का होगा, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इन फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। तभी तो आप देखते हो दो ही एटीपी निकलता है, मतलब ग्लूकोज में जितना एनर्जी है होता है ना स्टोर, उसका लेस देन 7% ही निकल पाता है। किसमें? एनएरोबिक फर्मेंटेशन में, या क्या बोल सकते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। तो पहला तो आपने ये पढ़ रखा है पहले भी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP इज प्रोड्यूस्ड, मतलब बहुत बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका कारण क्या है कि इस प्रोसेस में लेस देन 7% एनर्जी ग्लूकोज का बाहर निकलता है, और उस 7% में से भी सबके सब कन्वर्ट नहीं हो जाता है किसमें? एटीपी में। आई बात समझ? एक तो एनर्जी निकला कितना? लेस देन 7%, वह 7% टोटल का टोटल नहीं बना पाता है क्या? एटीपी। बहुत सारा किस फॉर्म में लॉस हो जाएगा? हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखो, द प्रोसेस आर हैजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। हैजार्डस प्रोसेस है कि नहीं? बेकार है कि नहीं? या तो अल्कोहल या तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा आपका, है ना। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। आप जानते हो कि ईस्ट का कहाँ? इसको बोलते हैं ब्रूअर्स ईस्ट, है ना। जो वाइन वगैरह होता है उसको बनाने में यूज करते हैं किसका अपन? ईस्ट का। ईस्ट फर्मेंटेशन होता है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो, अगर आपके वाइन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? देखो तो 30% से वहाँ, अल्कोहल मतलब क्या है? वही है ना, वाइन, है ना। अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे हो गया 13% से ऊपर, वो ईस्ट खुद मर जाता है।
उसको खुद पॉइजन हो जाता है, किसको? ईस्ट को, है ना। तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू दैट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%, ठीक है। फर्मेंटेशन इज ऑफ टू टाइप्स, पहला कौन सा है आपका? अल्कोहलिक। इन दिस फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करेगा? ईस्ट, अभी बताया हमने। ये वाइन बनाने में कौन हेल्प करता है? ईस्ट। इसीलिए इसको कभी कभी एक नाम दिया जाता है, देखो, को बोलते हैं अपन ब्रूअर्स, है ना, ठीक है। और कौन सा ईस्ट है वो? एक्रायोमाइसिस सर्विसी नाम है उसका। क्या नाम है? एक्रायोमाइसिस सर्विसी, उस ईस्ट का नाम है जहाँ जो यूज करते हैं किसमें अपन? ब्रूअर्स ईस्ट, उसी को बोलते हैं, किसको? एक्रायोमाइसिस सर्विसी को। और उसी को एक और नाम देते हैं अपन, बेकर ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट, क्योंकि वो ब्रेड बनाने में भी हेल्प करता है, ब्रेड का जो पफी अफेयरेंस होता है ना। तो एक ही ईस्ट को, कौन है आपका? एक्रोमाइसिस सर्विसी, है ना। इसी को दोनों बोलते हैं ब्रूअर ईस्ट एंड बेकर ईस्ट, क्योंकि ये वाइन बनाने में भी हेल्प करता है और ब्रेड बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो देखो, इन दिस फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शंस वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू CO2 एंड इथेनॉल। इसमें यही होगा ना। अपन किसको? ग्लाइकोलाइसिस तो कॉमन पाथ पे है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या मिल गया था हमें? पायरुवेट। पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें CO2 प्लस प्लस एथेनॉल, क्योंकि एथेनॉल अल्कोहल है, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना। द एंजाइम्स पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज दिस रिएक्शन। दो एंजाइम इसमें यूज होगा, एक कौन सा आपका? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और दूसरा आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखा हुआ है, देखो। ग्लूकोज है आपका C6H12O6, है ना। इसमें देखो 2 ATP गया और इससे क्या निकला आपका? 2 ADP। तो ये बन गया क्या आपका? 3, याद है ना, वही वाला प्रोसेस है, कौन वाला? ग्लाइकोलाइसिस वाला। फिर यहाँ पे देखो 2 ATP बन रहा है आपका, तब इससे क्या बन गया? ये पायरुविक एसिड। तो यह वाला प्रोसेस तो सीधा सीधा कौन वाला प्रोसेस है आपका? ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ तक, ठीक है। पायरुविक एसिड बन गया आपका। अब देखो, इस पायरुविक एसिड में इसी स्टेप में आप जानते हो ये भी बनता है NADH, और इसी स्टेप में क्या बनता है आपका? ATP आपका, है ना। ये पूरे प्रोसेस के एक समरी दिया हुआ है। आप जानते हो ना, ग्लाइकोलाइसिस में आपका NADH भी बनता है। कितने NADH? 2। वही 2 NADH यहाँ पे बना के दिखाया है, ठीक है। ये 2 NADH बन रहा है आपका। अब देखो होता क्या है, आपने क्या बना लिया? पायरुविक एसिड। इसमें आपको दिख रहा है कि 4 ATP बना और 2 ATP आपका यूज हुआ और 2 NADH आपका बना। ये तो पूरा प्रोसेस किसका हो गया? ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पे क्या मिला आपको? पायरुविक एसिड। अब इस पे कौन सा एंजाइम लग गया आपका? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब डी कार्बोक्सिलेज मतलब क्या निकल जाएगा बाहर? CO2। एक CO2 बाहर, यहाँ पे बाहर हो गया कौन आपका? CO2। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? एसिटल्डिहाइड। उसके बाद क्या बन जाता है? एसिटल, मतलब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो गया किस में? एसिटल्डिहाइड में, क्योंकि इससे 2 कार्बन CO2 को हमने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो क्या बन गया आपका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड पे फिर से कौन एंजाइम लगता है आपका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और इस एंजाइम को काम करने के लिए पढ़ रखो तुम लोग, कौन सा चाहिए भाई? जेडेन। पढ़ा था हमने, है ना। किस चैप्टर में? ट्रांसपोर्ट एंड प्लान, ट्रांसपोर्ट में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। कि जेडेन प्लस चाहिए होगा किसके लिए? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने के लिए। और यह बना दिया आपका क्या? अब देखो, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए आप ढंग से देखना, ठीक है। इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो NADH है, आप ऐसे बोल सकते हो, जो एनर्जी है, कहाँ से आया है? ग्लाइकोलाइसिस से ही आया है। यहाँ जो 2 NADH बना था ना आपका इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वही NADH इस प्रोसेस को करवाता है यहाँ पे। वह NADH यहाँ पे बना। यह NADH कहाँ आ गया आपका? इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, है ना। और इसी NADH को तोड़ के एनर्जी निकाल के क्या बनाता है आपका? मतलब जो NADH यूज हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट कम्स फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? ठीक है। दूसरा कौन सा आपका? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कम बैक्टीरिया वो करवाता है ईस्ट। ये कौन करवाता है आपका? बैक्टीरिया। कम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। यह मेनली एनिमल सेल्स में होता है, यहाँ देखने को मिलता है। अभी बहुत ज़्यादा तेज एक्सरसाइज कर लो, है ना, तो हमारे अंदर यहाँ पे जब मसल पेन होता है, क्यों होता है? वहाँ पे क्या बन गया आपका? लैक्टिक एसिड। अब देखो, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन है यहाँ पे सेल में, ये मसल है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना। अब वो ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में तो आपको एनर्जी दे रहा है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत तेजी से सारा एनर्जी क्या होता है? ऑक्सीजन, मतलब सारा ऑक्सीजन क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का यूज करोगे।
तो अब ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, यहाँ पे कैसा कंडीशन क्रिएट हो गया, एनारोबिक, मतलब एक्सरसाइज तो तुम कर रहे हो लेकिन ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, एनर्जी अभी भी चाहिए आपको, तो एनर्जी अब कम ही मिले लेकिन चाहिए तो, है ना। तभी तो आप दौड़ लेते हो या कुछ भी एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे क्या होता है, आप थकने लगते हो, है ना। तो होता क्या है, जब कम ऑक्सीजन हो जाए और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो उस समय आपके बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा फर्मेंटेशन करना शुरू करता है, लैक्टिक एसिड, है ना। और तब जब आप एक्सरसाइज खत्म करते हो तो मसल में पेन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वहाँ पे कौन डिपोजिट हो जाता है, आपका लैक्टिक एसिड, इसीलिए मसल में पेन होता है, ठीक है। Some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid in animal cells also, like in muscles during exercise when oxygen is inadequate. Inadequate मतलब कम हो जाना बहुत, है ना। कम क्या, लगभग क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि तुम लोग ये भी गलत कर लेते हो, अलाइक, याद है ना, अलाइक, है ना। तो अलाइक में सब समझ लिया कि नॉट लाइक, अरे अलाइक में डिफरेंट, हाँ यही समझ लिया था आंसर में। इनएडुकेट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, है ना। यहाँ पे पायरुविक एसिड का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब देखो एक बात, कभी कभी यह बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं यह उम्मीद करके चलता हूँ कि तुम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट, तो यह पता होगा कि कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ऊपर वाले प्रोसेस में यहाँ पे देखो, ये पायरुविक एसिड है ना, पायरुविक एसिड का क्या करवा रहा है अपन, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। तो ये सब याद रखना, यहाँ पे भी आप लैक्टिक एसिड का क्या करवाओगे, वहां पे देखो पायरुविक एसिड को अपन रिड्यूस करके क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड, है ना। यह सब थोड़ा आप ध्यान देखना प्रोसेस में कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप फिर से वही प्रोसेस आपका बन गया, क्या आपका, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ पे देखो इसी एनएडीएच को यूज किया इस प्रोसेस से, यहाँ पे एंजाइम क्या आपका, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज, और बन गया आपका क्या, लैक्टिक एसिड। तो याद रखना यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना, और आपका CO2 कहाँ पे निकला आपका, देखो तो किस प्रोसेस में, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में CO2 भी निकलता है, जबकि लैक्टिक एसिड वाले में कहीं पे भी आपका CO2 नहीं निकलेगा। तो याद रखना CO2 का फॉर्मेशन किस में होता है, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में, लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन में कहीं भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब टी कार्बोक्सिलेशन जैसा काम किस में नहीं होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन में नहीं। अब कितना जूम करो इसको, नोट्स लिखा नहीं है अभी तक, मिला नहीं है नोट्स, तो इसका नहीं दिया मैंने। वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है, क्वेश्चन करने से पहले दिमाग तो लगाया करो कि क्या पूछ रही है, हद है। चलो, द रिड्यूसिंग एजेंट इज, जब इतना ही समझ में आता दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं होती मेरे को। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका यहाँ पे, NaDH प्लस S प्लस, विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ द प्रोसेसेस, है ना। दोनों जगह पे आपका NaDH रीऑक्सीडाइज होकर क्या बना रहा है, NaDH। अब बोलोगे सर आपने बोला रिडक्शन हो रहा है, अरे भाई NaDH कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, लेकिन सब्सटेंस का क्या करवाएगा, रिडक्शन। ये सब पता है ना, इतना दिमाग तो है ना। बच्चा ये सब देख के घबराता कि सर ने बोला कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, ऑक्सीडेशन। अरे NaDH कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब्सटेंस का क्या करवाएगा, रिडक्शन, खुद का क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट है तभी तो इसको क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन करना होगा क्योंकि ऑलरेडी क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका खुद का क्या हो रहा है, लेकिन नीचे वाला कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस में आप देख रहे हो कि रिडक्शन करवा रहे हैं अपन, है ना। लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन में भी पायरुविक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन, और अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन में भी क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। The reducing agent is NaDH, which is reoxidized to Na in both the processes. During alcoholic fermentation, triose phosphate is the electron donor and acetaldehyde is acceptor. आपने देखा था अभी, है ना। ट्रायोस फॉस्फेट क्या था आपका, इलेक्ट्रॉन डोनर था, और एक्सेप्टर कौन था आपका, एसिटल्डिहाइड। while during lactic acid fermentation, although electron donor is triose phosphate, acceptor is pyruvic acid. यहाँ देखो ना, इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें, इस वाले में कौन है इलेक्ट्रॉन डोनर, आपका ये है 3Pgl, तो एक्सेप्ट कौन कर रहा है आपका, पायरुविक एसिड सीधा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है आपका, 3Pgl, लेकिन एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे आपका, एसिटल्डिहाइड मिल, कौन आकर करता है आपका, एसिटल्डिहाइड, बीच में ये बना ना, तो इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, एसिटल, ठीक है। नहीं भी याद रखो चलेगा।
अब एक इफेक्ट इसमें दिया हुआ है, देखो आप, पास्चर इफेक्ट है ना। इट इज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, है ना। ऐसा इफेक्ट की बात कर रहा है, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या देखो, द इफेक्ट कैन बी इजली एक्सप्लेन्ड एज द ईस्ट बीइंग फैकल्टेटिव एंड एरोब्स कैन प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग टू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे। फैकल्टेटिव एंड एरोब्स है वो, है ना, तो दोनों पाथवे यूज कर सकता है। पहला कौन सा पाथवे है, व्हाइल द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज लो the product of glycolysis pyruvate is turned into ethanol and CO2 and the energy production efficiency is low. If the oxygen concentration grows, pyruvate is converted to acetyl coenzyme that can be used in the citric acid cycle, which increases the efficiency to 36 moles of ATP per mole of glucose. इसी को बोलते हैं अपन क्या, inhibitory effect of oxygen on the fermentation process। कि अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा तो क्या फेवर कर देगा, एनारोबिक कंडीशन, लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा यह करवा देगा क्या, फर्मेंटेशन को इनहिबिट कर देगा और करवा देगा एरोबिक रेस्ट, ठीक है। अब आगे आपका क्या है, रेस्पिरेटरी कोशेंट। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। मतलब पूरे प्रोसेस में कितना CO2 आपका बाहर निकल रहा है और उसके लिए कितना O2 हमने खर्च करा है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रेस्पिरेटरी कोशेंट, ठीक है। तो जैसे आप तो सिंपल यही देख लो, द रेस्पिरेटरी कोशेंट डिपेंड्स अपॉन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सबसे पहला लाइन तो यही याद रखोगे कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो अपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेस्पिरेटरी कोशेंट, है ना। जैसे कि पहला ही रिएक्शन लेते हैं अपन, यह हमें पहले में किसको यूज कर रहे हैं अपन, ग्लूकोज को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, किसको यूज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है। तो देखो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो सीधी बात है, देखो क्या निकला आपका C6H12O6, 6O2 6H2O, आपका ऑक्सीजन इन कितना हुआ, है ना, और CO2 आउट कितना हुआ आपका 6। तो देखो यही था आपका 6CO2/6O2, 6CO2 आपका रिलीज हुआ बाय द कंजम्पशन ऑफ 6O2, तो आपका वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। तो जब कार्बोहाइड्रेट को आप सबस्ट्रेट लोगो तो वॉल्यूम क्या आएगा आपको, ठीक है। दूसरा RQ इक्वल टू क्या बोल रहा आपका, इन्फिनिटी, इस केस में एन एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने सबस्ट्रेट लिया किसको, कार्बोहाइड्रेट को, तब आपका इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देखो ना, ऑक्सीजन एक भी गया क्या अंदर, नहीं ना, ऑक्सीजन एक भी नहीं गया, निकला कितना आपका 2CO2। ये किस फॉर्मेंटेशन की बात हो रही है, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, इथेनॉल फॉर्मेंटेशन, कौन सा है, इथेनॉल फॉर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन। तो पक्की बात है इसका क्या होगा, इन्फिनिटी। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर आपका सबस्ट्रेट कौन है, आपका कौन है सबस्ट्रेट आपका, कार्बोहाइड्रेट, कौन है, कार्बोहाइड्रेट अगर सबस्ट्रेट है आपका, ठीक है, तो दो कंडीशन इसका लेना होगा आपका। पहला क्या लोगे, एरोबिक लोगे, तो एरोबिक में RQ क्या आएगा आपका, 1 आएगा। अगर इसी का आप ले लो क्या, एन एरोबिक ले लो, इसका RQ क्या आएगा आपका, क्या आएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखो RQ 0 आ गया इसका किस में, अब देखो यहाँ ये देख लिया आपने, RQ इक्वल टू 0 देखते हैं किस में, अब इन सकुलेंट प्लांट्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज पार्शियली एंड RQ विल बी 0, है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी किसको लिया हमने, ग्लूकोज को ही लिया, ऑक्सीजन कितना है आपका 3, है ना। अब बाहर देखो CO2 बाहर निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा भाई, क्योंकि इनसफिशिएंट O2 है यहाँ पे, इतना नहीं है, तो किसको निकाल पाए, CO2 को, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, RQ क्या हो जाएगा 0। तो हम कार्बोहाइड्रेट में तीनों कंडीशन याद रखेंगे, एन एरोबिक में इन्फिनिटी, एरोबिक में 1 और सकुलेंट प्लांट में, ठीक है। अब देखते हैं RQ इक्वल टू लेस देन 1, एक से नीचे किस में होगा, ठीक है। ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, अगर प्रोटीन और फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हो फिर भी आपका RQ कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। ड्यूरिंग प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ अ स्टार्व्ड सेल, है ना, अगर आपका रेस्पिरेशन कौन सा है, प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक तभी होता है जो सेल कैसा हो, स्टार्व्ड। तो अभी पूछ ले कि स्टार्व्ड सेल का
RQ क्या होगा, तो लेस देन 1। इन केस ऑफ मिक्स्ड डाइट, अब डाइट कैसा ले रहे हैं अपन, मिक्स्ड, मतलब उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है ना, तो मिक्स्ड डाइट होगा तो भी RQ कितना होगा आपका, लेस देन 1। और लास्ट क्या आपका, इन केस ऑफ टर्मिनेटिंग फैटी एसिड, है ना, अगर जर्मिनेटिंग सीड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टर्मिनेटिंग सीड, तो अगर जर्मिनेटिंग सीड में आपका जानते हो कि भरा होता है कौन, आपका फैटी एसिड, है ना, तो जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स में भी आपका RQ क्या होगा, लेस देन 1। कितना दिया हुआ वहां पे देखो तो, मतलब ट्राई पैल्मेटिन को आपने तोड़ा तो क्या मिला आपको, 0.7। ये सब में आपका RQ होता है लेस देन 1। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट, है ना। दूसरा हो गया आपका प्रोटोप्लाज्मिक, मतलब स्टार्व्ड कंडीशन में जब सेल हो। तीसरा हो गया इन केस ऑफ मिक्स्ड डाइट, और चौथा हो गया जर्मिनेटिंग फैटी एसिड। व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स द रेशियो वुड बी अबाउट 0.8 और 0.9, इतना ही के बीच में आएगा आपका रेशियो। कौन, जब कौन हो आपका, प्रोटीन हो, और जब फैटी एसिड्स हो तो अराउंड कितना आएगा आपका, 0.7। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अभी देखा तुमने कि कभी भी हम प्योर प्रोटीन और फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। हमें प्रोटीन को पहले ब्रेक करना होगा और फैट्स को भी हमें क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। फैट्स को तोड़ते हैं अपन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में, और प्रोटीन को ब्रेक करते हैं अमाइनो एसिड। Because before entering the respiratory pathway, they must be converted into such compounds which can enter into the glycolysis or zinc reaction or Krebs cycle at their respective stages. अब अगला क्या, RQ more than 1 during complete oxidation of organic acids। कोई ऑर्गेनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, RQ आपका more than 1। इन केस ऑफ मच्योरिंग फैटी एसिड, देखो ध्यान से, यहीं पे गलत करोगे, टर्मिनेटिंग होगा तो लेस देन 1, और मच्योर होगा सीड तो मच्योर सीड में किसको यूज कर रहा है सबस्ट्रेट, फैट को, तो क्या होगा, मोर देन 1। और जर्मिनेटिंग सीड में अगर फैट को यूज कर रहे हैं तो लेस देन 1। ठीक है, यहाँ पे दिखा हुआ है ऑक्सैलिक एसिड, वहां पे कौन सा था आपका, पैल्मेटिक, यहाँ पे कौन सा आपका ऑक्सैलिक। RQ कितना आ गया देखो तो 4। पैलिक एसिड को यूज किया तो RQ कितना आ गया देखो तो 1.3। सक्सेनिक एसिड को यूज किया तो 1.1। ये सब क्या है आपके फैटी। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, ये पूरा प्रोसेस आपने देखा था। ADP प्लस क्या लगा आपका, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बन गया आपका, ATP। इस प्रोसेस में कितना एनर्जी यूज हुआ, 8.1 किलो कैलोरी, प्लस 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी ट्रैप्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर्मेशन। एक ATP बनाने के लिए आपने कितना एनर्जी उसमें ट्रैप किया, 8.1 किलो कैलोरी। ठीक है, therefore during aerobic respiration if total net gain is 36 ATP molecules then total trapped energy is 36 into 8.1, मतलब क्या हो गया 291.6 किलो। तो एफिशिएंसी ये आपको बता रहा है ना, तो एफिशिएंसी कितना हुआ देखो तो 291.6, आना कितना चाहिए था टोटल 686, है ना, तो कितना परसेंट आपका हो गया 42 पॉइंट, क्योंकि जितना एनर्जी किलो कैलोरी आना चाहिए सबके सब किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ATP में नहीं हो जाता है। पहले ही बताया ना आपको, अगर पूरा का पूरा होता तो कितना होना चाहिए था 686, जबकि हुआ कितना हमारे पास आया कितना 291 पॉइंट, मतलब आउट ऑफ 686 वी आर एबल टू कन्वर्ट ओनली हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू ATP 291.6, है ना। तो इस पूरे रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी है 42%, कितनी है 42%। ठीक है, बाकी आप सारा क्या हो गया लॉस्ट। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इफ टोटल नेट गेन इज 38 तो आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा 44.86। ये बात समझ में है ना कैसे, अरे बस एक के लिए कितना है 8.1, तो 38 के लिए इंटू कर लो, आ जाएगा उतना, है ना। द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 686 कैलोरी, बताया ना कि टोटल अगर पूरी तरह से अगर एनर्जी निकाल दो एक ग्लूकोज का तो कितना आना चाहिए 686, लेकिन बहुत सारा बीच में लॉस्ट हो जाता है, और उसमें से भी बहुत कम आपका किस में कन्वर्ट हो पाता है ATP में। इसीलिए आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन उसकी एफिशिएंसी अप्रोक्स 43% है, कितना है 43%, इसमें यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट में अप्रोक्स 45%। ठीक है, चैप्टर खत्म हो। ठीक है, तो प्लांट फिजियो का हमने 4th चैप्टर खत्म कर लिया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब जो अगला चैप्टर है वो कौन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही है ना। तो अपन देखेंगे अब कौन सा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।